नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल पल की खबरों के साथ देश में फिर लगेगा लॉकडाउन। इसी दिन पीएम मोदी करने जा रहे हैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात। लॉकडाउन को लेकर होगा बड़ा ऐलान। जी हाँ, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबर में जानेंगे सीएम योगी और मुख्यमंत्री आवास और यूपी के 50 जगहों को बम धमाके से उड़ाने की मिली धमकी। सीएम योगी की बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत में कोरोना वायरस को लेकर आई भयंकर रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में फिर लगेगा लॉकडाउन। कोरोना संकट के बीच 16 जून को पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर लॉकडाउन को लागू करना और कुछ आर्थिक गतिविधियों पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पीएम मोदी 2 दिन लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। ये बैठक 16 जून और 17 जून को होगी। दोनों दिन पीएम मोदी की राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे शुरू होगी। बता दें कि 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है, जहां कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। इन राज्यों में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड और झारखंड जैसे कई राज्य शामिल है। वहीं 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है। 17 जून को पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे सीएम योगी और मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में धमकी भरे फोन कॉल आने के बाद ही मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर धमाके करने की धमकी भी मिली है, जिसमें यूपी 112 की बिल्डिंग भी शामिल है। बता दें कि मैसेज में आगे लिखा है कि हम पूरी यूपी में धमाके करेंगे और सरकार देखती रह जाएंगी। इस धमकी भरे मैसेज के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की है और मुख्यमंत्री आवास के अलग अलग की वीआईपी इलाके में भी सघन चेकिंग शुरू की गई थी। बीते दिनों महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से 2 युवकों ने मुख्यमंत्री को धमकी भेजने के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे नेपाल के नक्शेबाजी की निकली हवा। ठोस सबूत के बिना ही किया था दावा, उनके ही देश में हुआ विरोध। जी हाँ, भारत के कुछ हिस्सों को अपना होने का दावा करते हुए नेपाल सरकार ने जो नक्शाबाजी का जो पैतरा दिखाया था, उसकी हवा सरकार के ही फैसले से निकल गई है। नेपाल की कैबिनेट ने गुरुवार को एक निर्णय किया है कि जिसमें भारत के जिन भूभाग पर वह दावा कर रहे हैं उसका प्रमाण संकलन करने के लिए 9 लोगों की एक समिति का गठन किया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर कूटनीतिक मामलों के जानकार हैरानी में है। नेपाल के जाने माने कूटनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सुवेदी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जो काम पहले करना चाहिए था वो काम अब किया जा रहा है। पहले नक्शा प्रकाशित कर फिर संसद में उस पर सरकार संशोधन प्रस्ताव लेकर आई और अब प्रमाण ढूंढने का काम कर रहे हैं, जबकि पहले प्रमाण जमा कर कूटनीतिक वार्ता करनी चाहिए थी। बता दें कि सरकार के इस फैसले से एक बात तो तय हो गई है कि नेपाल अब तक भारत के जिन हिस्सों पर दावा कर रहा था उसका ठोस प्रमाण या दस्तावेज उसके पास नहीं है। यानी नेपाल अब तक जो नक्शेबाजी कर रहा था वह बिना किसी सबूत या प्रमाण के ही कर रहा था। बता दें कि नेपाल की ओली सरकार इस फैसले से कई सवालों के घेरे में आ गई है। पहला सवाल, जब नेपाल के पास जमीन का दस्तावेज ही नहीं है तो उसने नक्शा निकालने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। दूसरा सवाल, बिना प्रमाण और दस्तावेज के नेपाल ने किसके उकसाने पर यह हरकत की थी। तीसरा सवाल, क्या नेपाल के द्वारा जानबूझकर इस समय सीमा विवाद किसी और को खुश करने और भारत को परेशान किए जाने के भारतीय सेना प्रमुख के आरोप को इससे बल मिला है। चौथा सवाल, क्या नेपाल की ओली सरकार ने अपनी नाकामी, आंतरिक कलह और डगमगाती सत्ता को बचाने के लिए एक कदम उठाया था। इससे साफ हो गया है कि नेपाल की इस नक्शेबाजी की हवा निकल गई है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे भारत में बेकाबू हो रहा कोरोना वायरस। ब्रिटेन को पीछे छोड़ अब दुनिया का चौथा प्रभावित देश बना भारत। 3 लाख पार हुआ कोरोना केस। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के नए मामले अब हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 400 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल कोरोना वायरस केस की संख्या 3 लाख के पास पहुंच गई है और इसी के साथ ही भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित चौथा देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित
प्रभावित देश अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील, रूस और अब भारत का नंबर आया है। भारत ने शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कुल 10,956 नए मामले सामने आए हैं और कुल 396 लोगों की मौत हो गई है। पिछले करीब एक हफ्ते में भारत में रोज 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में ये सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। दुनिया में अब जिन देशों में रोज सबसे अधिक नए केस सामने आ रहे हैं उनमें भारत भी शामिल है और तीसरे नंबर पर आ गया है। अमेरिका में रोज करीब 20,000, ब्राजील में करीब 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वही तीसरे नंबर पर भारत है जहां पर 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, अगले 2 दिन में इन राज्यों में भारी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट। जाने आपके राज्य का हाल, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। जी हाँ, मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। गुरुवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। मानसून की तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का असर भारत पर पड़ सकता है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने 13 और 14 जून को 18 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के प्रभाव के कारण शनिवार को गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुरम, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार शाम को कई राज्यों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, तनाव के बीच बॉर्डर पर नेपाल ने की फायरिंग, 1 की मौत, कई लोग घायल। जी हाँ, भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद ये फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोग शिकार बने थे। ग्रामीणों का कहना है कि फायरिंग नेपाल की ओर से की गई है। सूत्रों ने बताया कि नेपाल की आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से भारत नेपाल बॉर्डर पर सीतामढ़ी में भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की गई है। सशस्त्र व सीमा बल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी। इनमें एसएसबी के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ से करीब 16 राउंड फायरिंग की गई थी। किस वजह से नेपाल ने फायरिंग की है इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के थाना क्षेत्र जानकी नगर बॉर्डर की है। वही एसपी के मुताबिक नेपाली पुलिस सफाई में बता रही है कि पुलिस का हथियार छीन कर भाग रहे लोगों पर नेपाल पुलिस ने गोली चलाई है, लेकिन स्थानीय लोग बॉर्डर पर जाने को लेकर विवाद में गोली चलाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिए योगी सरकार की नई योजना, मिलेगी 6,000 की आर्थिक मदद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के उन बच्चों को मिलेगा जिन्हें पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है। जी हाँ, बता दें कि सीएम योगी ने शुक्रवार को कहा कि 8 से 18 वर्ष तक के कुछ बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन अपने पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उन्हें अपने भरण पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि बाल श्रमिक विद्या योजना में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रति वर्ष 6,000 रूपए की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी दिया गया है। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि इस योजना के पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सार्वजनिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे रिकॉर्ड किए गए हैं, वहां पर 2000 बच्चों को चयन करते हुए बालकों को 1000 प्रतिमा और बालिकाओं को 1200 प्रतिमा देने की व्यवस्था लागू की जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने कहा भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है बुरा बर्ताव। जी हां, कोरोना संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश में एक बार फिर असहिष्णुता का मुद्दा उठाया है। राहुल ने भारत और अमेरिका में पहले जैसे सहिष्णुता नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों और भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांटकर देश की बुनियाद कमजोर करने वाले खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। कांग्रेस नेता ने अमेरिका के पूर्व राजनीतिक निकोलस ब्रंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए कहा कि कोविड-19 संकट के बाद अब नए विचारों को उभरते हुए भी देखा जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि विभाजन वास्तव में देश को कमजोर करने वाला होता है, लेकिन विभाजन करने वाले लोग इसे देश की ताकत के रूप में चित्रित करते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जब अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकाओं, मैक्सिकन और अन्य लोगों को बांटते हैं, उसी तरह भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांटते हैं तो आप देश की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं। लेकिन देश की नींव को कमजोर करने वाले यही लोग खुद को
राष्ट्रवादी कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।